हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का फॉर्मूला रिवीजन, या आप ये भी कह सकते हैं क्लास 11th का हम फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 12th का हमने कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन कर दिया है और आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको क्लास 12 का फॉर्मूला रिवीजन मिल जाएगा। लास्ट टाइम है 15-18-20 दिन है जे को, तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूला रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यू जो रिपीटेड है उन पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अगर आप फॉर्मूला रिवीजन की बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन में एक वर्ड आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर आप आसान भाषा में कहें तो ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर पाएँ उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें दो चीज़ होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो जैसे आपने कहा 2 किलो चीनी, तो 2 kg, 2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट जो यू है केजी है वो हमारी यूनिट है। ठीक है, और किसी भी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एन यू की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, अगर कोई भी आप कन्वर्जन करेंगे तो वहाँ पे आप N1U1 इक्वल टू N2U2 लगा सकते हैं। एक बात आपको ये बता दूं भैया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी यूनिट है अगर वो हमारी बहुत बड़ी यूनिट होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, और अगर हमारी यूनिट कम होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, अलग अलग सिस्टम आए। तो सबसे पहले जो हमारे सिस्टम आए वो सिस्टम की मैंने आपके पास टेबल बनाई है, बहुत कम इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो पहला सिस्टम आया CGS, दूसरा सिस्टम आया FPS और तीसरा सिस्टम आया इसमें MKS और लास्ट में फिर हमारा SI आया। तो ब्रिटिश सिस्टम जो है हमारा वो FPS है और जो CGS सिस्टम है भैया वो हमारा फ्रांस में डेवलप हुआ था। तो अलग अलग ये हमारे मेजरमेंट हैं किसी भी क्वांटिटी के। तो जो फ्रांस वाला हमारा सिस्टम है इसको हम CGS कहते हैं, और जो FPS सिस्टम है इसको हम, ये हमारा ब्रिटिश टाइम का है, और वहीं पर जो MKS है ये भी हमारा फ्रांस का ही है, या आप इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इनमें है क्या, जो पहला वर्ड है वो आपकी लेंथ को मेजर करता है, दूसरा मास को, तीसरा टाइम को। तो ये हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। CGS का मतलब, FPS हो गया फुट, पाउंड, और आपका फुट हो गया, पाउंड हो गया और सेकेंड हो गया, और थर्ड आपका MKS हो गया मीटर, किलोग्राम या केजी, सेकेंड। तो इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे CGS MKS हैं ये हमारे मैट्रिक मतलब डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट भी हैं। कौन कौन से? CGS हमारा मैट्रिक सिस्टम है, CGS हो गया और ये हो गया, और इवन SI भी हमारा मैट्रिक सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, ये हमारा मैट्रिक सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा FPS है वो मैट्रिक सिस्टम नहीं है। ठीक है, आजकल इसका यूज भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे लेंथ, मास, टाइम की हमने यूनिट डिफाइन करी। तो उसके बाद हमने पढ़ा SI, तो फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई हमारी, तो वहाँ से हमने SI सिस्टम, और SI सिस्टम की हमने क्या करा, क्वांटिटी को डिवाइड किया। बहुत सारी क्वांटिटी है बच्चों, तो हमने दो टाइप की पहले क्वांटिटी बनाई। एक क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल और दूसरे को बोलते हैं ड्राइव। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिसको हम किसी अदर क्वांटिटी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ड्राइव में कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है ड्राइव वाली फंडामेंटल के, और जो फंडामेंटल है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो भैया कौन कौन सी फंडामेंटल है, तो SI ने एक टेबल बनाई कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें हमारी ये 7 क्वांटिटी बेस क्वांटिटी है और 2 क्वांटिटी हमारी ये एंगल वाली है। ठीक है, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसको आप नंबर ऑफ पार्टिकल के बजाय आप इसको करिए, इसको जो उन्होंने SI की टेबल में बनाया है वो ये बनाया है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है,
तो इसकी क्या होती है, मोल हो गई, और लुमिनस इंटेंसिटी हो गई। तो ये सारी क्वांटिटी वो हैं जो हमारी बेस क्वांटिटी है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जो एंगल हम 2D में बनाते हैं प्लेन एंगल, और जो 3D में हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल का मतलब हो गया, प्लेन एंगल अगर आप कोई डिफाइन करेगा तो ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है उसका जो आर्क है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला ये भी होता है, जो प्लेन एंगल है इसका फॉर्मूला होता है आर्क ओवर रेडियस। और वहीं पर जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल ऐसे डिफाइन होता है कि जो सेंटर ऑफ स्फीयर है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ स्फीयर पे कितना 3D में कितना ईच साइड एंगल बना रही है, और इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे दो सप्लीमेंट्री थी और ये हमारा 7 बेस क्वांटिटी। इनके अलावा अगर कोई भी क्वांटिटी आए, जैसे मान के चलिए हमारी लेंथ जो है, लेंथ हमारी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल है या बेस क्वांटिटी है। तो अगर लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी होगी तो लेंथ स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ स्क्वायर आपकी क्या होती है, एरिया, और एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, ड्राइव, ठीक है। और लेंथ का क्यूब क्या होगा, लेंथ का क्यूब हो जाएगा जैसे कि वॉल्यूम, ये भी क्या हो जाएगा, ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो कुछ क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल होती है, कुछ क्वांटिटी हमारी ड्राइव क्वांटिटी होती हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल कौन सी है, और यह मैंने आपको टेबल बना के दिया है। इसके बाद हमारा इसमें दूसरा टॉपिक शुरू होता है, लेकिन दूसरा टॉपिक शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और वो क्या है कि जो हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है, जैसे एक बात और बच्चों, आप एनसीईआरटी में एक टेबल है कि लेंथ किलोग्राम सेकंड को कैसे डिफाइन किया, एक बार आप उसको देख लेना। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आप देख लेना एक बार, ठीक है, क्या पता कभी एग्जामिनर ने वहां से क्वेश्चन दे दिया। तो जो इसके बाद बच्चों प्रैक्टिकल यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है हमारी, उसको हम देखेंगे। कई बार एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बताइए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूनिट में जो आप बनाएंगे, पहले हम अगर लेंथ की देखें, किसकी, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ देखें, तो लेंथ की बहुत सारी ऐसी यूनिट हैं जो हम प्रैक्टिकली बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होती हैं देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ की जो स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या है, तो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे न्यूक्लियर रेडियस की जो हमारी यूनिट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी। तो एक फर्मी मीटर में होते हैं आपके, या एक फर्मी मीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर 15 मीटर, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। और वहीं अगर आप जो हमारी लेंथ है, ये तो हमारे क्या क्या हो गए, ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए हो गए। जैसे फर्मी है, एक आप पढ़ते हैं, ये तो स्मॉलेस्ट है। सेकंड आप ये पढ़ सकते हैं, एक होता है एंगस्ट्रॉन, एक ए के ऊपर ऐसे नॉट लगाते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर। ये आपके क्वेश्चन में कई बार इससे ये बना देते हैं। जैसे एक होती है नैनोमीटर, नैनो मतलब 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। अच्छा, कई बार एक माइक्रोन भी पूछ लेता है या माइक्रो भी पूछ लेता है, ठीक है। तो माइक्रोन जो होता है आपका माइक्रोमीटर में, वो होता है 10 की पावर -6। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, एक मिलीमीटर भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 mm में कितने मीटर, तो आप ध्यान रखिएगा 10 की पावर -3 मीटर। तो ये तो हमारे स्मॉल डिस्टेंस के लिए हैं, ये सारी यूनिट स्मॉल डिस्टेंस के लिए हैं, लेकिन फर्मी मीटर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हम लेंथ के लिए देखें तो कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, मगर आपको बताऊं, एक आता है, 3 है हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल यूनिट हम लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। एक का नाम है लाइट ईयर, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। दूसरा है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थर्ड वन जो हमारा है वो है पार्सेक। तो ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ की, लेकिन ये हम लार्ज डिस्टेंस को निकालने के लिए करते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है, जो हमारा लाइट ईयर है, पार्सेक है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, और इस सन से लाइट ऐसे जा रही है, ठीक। तो लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर क्या होता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट 1 साल में
कहाँ पर, वैक्यूम में, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है, जो मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन है, मतलब अगर ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये जो हमारा सन है, इसके बीच की जो मीन डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए जो पार्सेक है बच्चों, ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है। जैसे ये स्मॉलेस्ट थी, वैसे ही पार्सेक जो है हमारी वो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है या लेंथ की लार्जेस्ट यूनिट है। तो पार्सेक में हमारा क्या होता है कि जब आपका सन और अर्थ के बीच में एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस हो, तो जो हमारा डिस्टेंस एक हुआ है, तो आर्क की जो लेंथ है वो हमारा यहाँ पर कितने का एंगल बनाएगा, अगर 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस को एक पार्सेक कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि एक लाइट ईयर में कितनी वैल्यू होगी। तो एक लाइट ईयर में आपको 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू स्पीड ऑफ लाइट का इंटू करना है, जिसकी मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये आपके जेईई में एक बार पूछा था, तो आपको देख लेना है, ठीक है। दूसरा जो एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू है, एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और वही जो एक पार्सेक की वैल्यू होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ये तीनों की वैल्यू होती है, बस आपको ध्यान ही रखना है। सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक हो गई, उसके बाद आपकी लाइट ईयर हो गई, उसके बाद आपकी एस्ट्रोनॉमिकल हो गई। इसको आप पल्ला से याद कर सकते हो, पल्ला, ठीक है। जो भी आपकी महिला मित्र है, आप पल्ला से उसको याद कर लीजिए, महिला मित्र। वैसे तो पल्ला आप गायब होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पल्ले से याद करें कि पार्सेक सबसे बड़ा, लाइट ईयर, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो लेंथ की बात थी। अगर आप मास की बात करें, अगर आप मास की बात करें, ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मास की, या आपको मैं बता दूं, एक जो एटॉमिक स्केल पे यूनिट होती है जिसको हम AMU कहते हैं, तो एक AMU की जो वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो क्या होती है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन, और इसको सॉल्व करके आता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। ये तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो गई हमारी, सॉरी स्मॉलेस्ट हमारी लेंथ, मास की हमारी क्या हो गई, यूनिट हो गई। अगर आपसे पूछेंगे कि लार्जेस्ट बताइए, तो लार्जेस्ट में आप फिर टन में, कुंटल में, ऐसे आप बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं आपको बताऊं, जो ये तो स्मॉलेस्ट हो गई, और एक यूनिट होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं 1 CSL, चंद्रशेखर लिमिट। इसकी वैल्यू होती है 1.5 टाइम्स मास ऑफ सन, ठीक है। और ये हमारी लार्जेस्ट यूनिट होती है, किसकी, मास की। हम ये मास के बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरी बात, हम चलते हैं टाइम की तरफ। अगर आप टाइम की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो टाइम की जो हमारे, वैसे तो बहुत सारी यूनिट होती हैं, जो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है, जैसा आप पहले टाइम की नॉर्मल यूनिट देखें तो सोलर डे, सीरियल डे, सोलर ईयर, लीप ईयर, लूनार मंथ, सेक, बहुत सारी होते हैं। तो स्मॉलेस्ट जो होती है टाइम की, जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो, सारी तो याद नहीं करोगे, लेकिन स्मॉलेस्ट याद कर लीजिए, 1 सेक इक्वल टू होता है 10 की पावर -8 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एनसीईआरटी में इसकी टेबल बनी हुई है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। एनसीईआरटी में एक, अगर आप लाइन देखेंगे, उसमें एक लाइन है, वो लाइन ये है कि आपको लार्जेस्ट मास और स्मॉलेस्ट मास, लार्जेस्ट लेंथ, स्मॉलेस्ट लेंथ, और वैसे ही लार्जेस्ट टाइम और स्मॉलेस्ट टाइम की क्या बतानी है, डिस्टेंस का रेशियो बताना है। तो आप जब रेशियो निकालेंगे, तो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं कहीं से नहीं बता रहा हूँ, कि अगर आप लार्जेस्ट, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप लार्जेस्ट मास, लार्जेस्ट लेंथ कर लीजिए पहले, लार्जेस्ट लेंथ ओवर स्मॉलेस्ट लेंथ का रेशियो निकालेंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा, वहीं इसी में अगर आप
लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट लेंथ के बाद चलो मास कर लीजिए, लार्जेस्ट मास ओवर स्मॉलेस्ट मास का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर आप लार्जेस्ट टाइम ओवर स्मॉलेस्ट टाइम का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा। तीनों में डिफरेंस है। और एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो ये आपको दिया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया है तो आपको ध्यान में रखना है। और पेज नंबर 22 पे दिया है कि जो लार्जेस्ट हमारा लेंथ का रेशियो होगा इस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट 10 की पावर 41 होगा। और अगर आप मास का रेशियो निकालोगे लार्जेस्ट मास ओवर स्मॉलेस्ट मास, ठीक है, तो लार्जेस्ट मास और स्मॉलेस्ट मास में 10 की पावर 41 का स्क्वायर होगा। और टाइम और लेंथ तो सेम होता है, इसका भी इतना ही होगा 10 की पावर 41। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। सेकंड जो हमारा इसमें टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन, अच्छा इसी के साथ मैं आपको भैया एक चीज़ और बता देता हूँ, आप कहेंगे वो छूट गया, पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड आप एक बार देख लीजिएगा घर में, आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं। पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड से न्यूमेरिकल बन जाता है कभी कभी कि हम कैसे पैरेलैक्स मेथड को लगाएंगे। तो इससे हम नियर बाय स्टार का भी निकाल सकते हैं, किसी हम मून और प्लेनेट का भी निकाल सकते हैं। बस कहानी यही है, अगर ये प्लेनेट है तो अर्थ में दो जगहों पे अगर आप इसको देखेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, अगर ये इसका एस है तो ये भी एस हो जाएगा, ठीक है। और अर्थ भी ये डिस्टेंस देख लीजिए, ये तो आपको पता ही होगी, मान लीजिए ये बी है और ये वाली डिस्टेंस मान लो एच है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये एंगल कितना बन रहा है वो देखिए, और एंगल टेन थीटा लगा के या एंगल इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं डायमेंशन में। तो जैसे आप यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट के बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है डायमेंशन। तो डायमेंशन का क्या मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं एक लाइन में, जब आप ड्राइव क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, तो कौन सी क्वांटिटी कितनी बार हम रेज करें या किसी क्वांटिटी को हम कितना बढ़ाएं कि वो हमें फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने जैसे फोर्स है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स आपकी ड्राइव क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी ओवर टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब और इसको एक्सप्रेस करें तो मास, वेलोसिटी को आप कह सकते हैं डिस्टेंस, एल लिख लेते हैं, और डिस्टेंस को एल और टाइम में टी माइनस टू। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप मास की एक पावर बढ़ाओ, लेंथ की एक पावर बढ़ाओ और टाइम की -2 पावर आप रेज करो तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो डायमेंशन का भी यही मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पावर या एक्सपोनेंट जो है उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी को कितना रेज करें कि वो उस क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दे, उसको हम बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। अब डायमेंशन तो हर किसी की निकल सकती है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, जैसे कि लेंथ है, जो ऐसा ही क्वांटिटी है, जैसे कि लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन को हम एल लिखते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मास है, मास की जो डायमेंशन है इसको हम एम लिखते हैं। और वहीं अगर टाइम है, टाइम की डायमेंशन को हम टी लिखते हैं। ये आपको तो कंफर्म पता होगा। इसके साथ साथ बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन को हम लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और अगर फोर्स के बाद अगर आप याद कर सकते हैं, वर्क की याद कर लीजिए, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अच्छा, और क्या याद कर लीजिए, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, ठीक है। और एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है एल टी माइनस टू। बस इतने याद कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए। उसके बाद आप फॉर्मूला देख लीजिए कि हम किसकी कैसे निकालेंगे। एक बार आपको फॉर्मूला आ जाएगा तो आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो आप जैसे मान लीजिए हमें निकालनी है डायमेंशन किसी एक रैंडम की, हम डायमेंशन देखते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बताइए, जी की डायमेंशन बताइए, तो आपको ढूंढना है कोई एक फॉर्मूला जिसके रिस्पेक्ट में आप इसकी डायमेंशन निकालें। तो मेरे को एक ही फॉर्मूला याद आ रहा है, ग्रेविटी,
तो यही हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। तो जब आप डायमेंशन निकालेंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। बस अब देखिए, अगर आपको फोर्स की डायमेंशन याद है तो आपके लिए आसान है। तो m l t माइनस 2 और डिस्टेंस की l2 और नीचे दोनों मास है तो m2, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 l3 और t माइनस 2। ऐसे निकालते हैं डायमेंशन। और अगर आपको यूनिट निकालनी है, यहीं से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो मास की क्या हो गई एसआई यूनिट केजी, लेंथ की क्या हो गई, लेंथ की मीटर, और टाइम की क्या हो गई सेकंड माइनस 2। तो डायमेंशन का फ़ायदा ये है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आप कहेंगे कि और किसी का निकाल के दिखाइए, जैसे आप विस्कोसिटी की निकाल के दिखा सकते हैं। विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपने स्टोक्स फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। तो यहाँ से विस्कोसिटी की जब डायमेंशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई आर बी। तो यहाँ से विस्कोसिटी की निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फिजिकल कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप निकालोगे। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमने निकाल ली है, इसका आप ध्यान में रख लें। एक बार आपको इसको करना है, इस वीडियो को करना है, उसके बाद आपके यहाँ से नंबर फिक्स। दूसरा आपको निकालना है विस्कोसिटी। मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि विस्कोसिटी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। और कांस्टेंट की हमारी डायमेंशन नहीं होती है तो उसको हम हटा देंगे सॉल्व करने से पहले, ठीक है। दूसरा आपसे जो बार बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी जाती है। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो जाती है, आप फॉर्मूला H से लिखते हैं इसको, तो इसका फॉर्मूला है E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं। आगे अगर आपसे मैं पूछूं, इसी में अगर मैं आपको दूं कि आपको जो डायमेंशन निकालनी है वो निकालनी है फॉर एग्जांपल एंगल की, मैं एंगल को स्पेशली बता दे रहा हूँ। एंगल एकमात्र ऐसी क्वांटिटी बच्चों जिसकी यूनिट तो होती है, हमने पढ़ा अभी रेडियन और स्टेरेडियन, बट इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। जितने भी रेशियो टाइप क्वांटिटी हैं जिसमें ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आ रही है, उनकी डायमेंशन हम नहीं निकालते या होती नहीं है उनकी डायमेंशन, क्लियर है। अच्छा, और आप कोई कांस्टेंट अगर बात करें, जैसे मैं आपको बता दूं थर्मल, या आप ये कह सकते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी आप कहाँ से निकाल सकते हैं, कूलम लॉ से निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, बस आपको कंडीशन की सारी डायमेंशन किससे निकालनी है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक हो गया। आगे देखते हैं डायमेंशन ऑफ सेम पेयर। आप देखो इतनी सारी डायमेंशन है, ठीक है, तो आपको सारी याद तो करनी नहीं है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो हमें जनरली जो क्वेश्चन आएगा, आप पीछे जाएंगे, एक तो यही आता है कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालो, मैचिंग टाइम में आ जाएगा। एक ये आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पूछ लेगा, तो आप डायमेंशन निकालो फिर भी यूनिट आ जाएगी। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे सेम पेयर ऑफ क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आता है कि बताइए इसकी डायमेंशन किसके बराबर है या इसकी डायमेंशन किसके जैसे है। तो जैसे आप देखिए, मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखा है, स्पीड वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होगी, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सेम होती है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की भी हमारी एक्सेलरेशन के बराबर होती है, ये अभी नीट में पूछा था रिसेंटली। वर्क की, एनर्जी की, टॉर्क की, इनकी सेम होती है। आगे चलें, कंप्लीट मैंने आपके लिए टेबल बनाए हैं, बाकी आप जब अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे तो आप इसको ठीक करते हुए जाएं, जगह छोड़ दें, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की सेम होती है। और ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है कि आप जे के पीवाईक्यू देखोगे तो आप कहोगे ये क्यों पूछ रहे हैं। मोमेंटम और इम्पल्स की सेम। अच्छा, मोमेंटम कौन सा, लीनियर मोमेंटम, और यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा जी, अच्छा आप कहेंगे सर हम प्लैंक कांस्टेंट की एंगुलर मोमेंटम के तो बराबर है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। स्ट्रेस की, प्रेशर की और इलास्टिक मॉड्यूलस, मतलब यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। एक और बात बता दूं बच्चों मैं आपको, कई बार डायमेंशन आता है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी की क्या होगी, कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है 1/बल्क मॉड्यूलस।
तो बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल होगा वही कॉम्प्रेसिबिलिटी की होगी। फोर्स, वेट, थ्रस्ट की एक होगी। वेव नंबर, पावर ऑफ लेंस, रिडबर्ग कांस्टेंट की एक होगी। और ये भी जेईई में रिसेंटली पूछा था कि लेटेंट हीट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बताइए। और हैं भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने ग्रीन से करके लिखे हैं। इसमें देखो ये है ईएम वेव की स्पीड, ये स्पीड हो गई, ठीक है। ये एनर्जी डेंसिटी इसमें नहीं आएगा, ये गलत लिखा है। तो इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, इन दोनों की डायमेंशन आपकी हमारी LT-1 होगी। क्लियर है यहां तक। अब देखिए आप, यहां तक तो ठीक है। जब आप पहुंचेंगे रूट LC, ये जेईई में काफी बार पूछा गया है, रूट LC और L/R और RC, इन सब की जो डायमेंशन होती है वो किसके बराबर होती है, टाइम कांस्टेंट की। अच्छा, जो रेजिस्टेंस है जो E/H है और जो एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट है, इसकी डायमेंशन भी रेजिस्टेंस के बराबर होती है, जिसको आप V/I से निकाल सकते हो। एक और बता देता हूं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी के दो फॉर्मूले, जैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट E², जैसे B² ओवर 2 म्यू नॉट, इन सब की जो डायमेंशन होती है वो भी सेम होगी, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। तो बच्चों इससे होगा क्या, आपका जो टाइम है ना थोड़ा बचेगा। और जेईई का पेपर अगर आप फील करते हो, आप ट्रूली एस्पिरेंट हो, तो जो जेईई का पेपर है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आपने टाइम बचा लिया, वो टाइम आप मैथ्स में दोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो हमने तीसरी चीज़ हमने डिस्कस करी कि सेम पेयर का हम डायमेंशन बनाएंगे। और बाकी आप देखिए डिफरेंट एग्जाम में कि कितने ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो सेम पेयर्स आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट, एक ये वाला जो क्वेश्चन है डायमेंशन से, वंडर वॉल्स ऑफ इक्वेशन। आपने पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो हमारी गैस लॉ को फॉलो करती है, और आइडियली ऐसी आइडियल गैस तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो उसके लिए एक वंडर वॉल्स इक्वेशन होती है, मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करती, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे उनको इतना लगाव है कि वो ए और बी की डायमेंशन पूछते हैं, ठीक है। तो ये ए और बी की जब डायमेंशन पूछते हैं तो बच्चों इसमें एक कंसेप्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन, जिसको हम अभी आगे भी देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर अगर आप P और A ओवर B² को ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे डायमेंशन सेम होती है। कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सब्ट्रैक्ट करने में भी डायमेंशन सेम होती है, तो जो डायमेंशन ऑफ ए होगी वो कितना हो जाएगा, P इंटू V²। सिमिलरली जो डायमेंशन हमारी V की होगी वही डायमेंशन हमारी किसकी होगी, B की होगी। तो आपके पास B की डायमेंशन तो निकल के ऐसी आ जाएगी L⁻3। और यूनिट भी कई बार पूछा जाता है कि B की यूनिट बताओ, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। वहीं अगर आप ए की डायमेंशन निकालो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, वो ML_T-2 अपॉन में L2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ML-1T-2। ये तो प्रेशर की डायमेंशन हो गई, इनटू इसमें वॉल्यूम कर देंगे तो वॉल्यूम कितना होता है L3, और L3 का स्क्वायर L6, तो ये हो जाएगा L5T-2। तो हमारी ये ए की डायमेंशन हो गई, ये बी की हो गई। अगर आपसे कहेंगे कि यूनिट बताओ तो ये हो जाएगा kg मीटर 5 सेकेंड -2, ठीक है। आप देखिएगा PYQ में, फिर उसके बाद ही मेरे को यहाँ कमेंट करिएगा कि सर ये आया है या नहीं आया है। हर पेपर में 2023 में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन कि भैया ये क्या है, उससे पहले भी आता था, 18 में आया है, 15 में आया है, 12 में आया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो यही आएगा कि ए और बी की डायमेंशन बताओ। बहुत लोग क्या कर देते हैं, डायमेंशन लेस, गलत बात है। फिजिकल कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, एक होते हैं डायमेंशन वेरिएबल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन होती है
वेरिएबल क्वांटिटी हैं, जैसे आप कह सकते हैं एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी। एक होते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होती है लेकिन वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल होती है, जैसे एंगल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्ट्रेन है। और एक होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन होती है लेकिन वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, ऐसे कांस्टेंट जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होते हैं उसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। उनकी सबकी डायमेंशन होती है, जैसे प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जैसे पाई है, जैसे नंबर्स हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे एक्सपोनेंशियल है, इनके नहीं होते हैं। अच्छा, इससे क्वेश्चन ये आएगा कि a अपॉन बी की डायमेंशन बताओ। अब देखिए a की डायमेंशन आपने निकाली थी पी बी स्क्वायर, बी की क्या निकाली थी, v। देख लेते हैं एक बार, पी बी स्क्वायर, v की थी v। अच्छा, v की क्या थी, v थी। अब देखो आपको यही ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना है डायमेंशन। तो a अपॉन बी क्या हो जाएगा, p ओवर v। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं 11th क्लास में तो पढ़े ही होंगे, तो p इंटू वी क्या होता है, वर्क। तो यही क्वेश्चन आया था कि a अपॉन बी की डायमेंशन किसके बराबर होगी, वर्क के। और अगर पूछ देंगे कितनी होगी तो भैया इतनी होगी। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि बी स्क्वायर ओवर ए की डायमेंशन किसके बराबर होगी। तो आप देखिए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और ए कितना हो जाएगा, पी बी स्क्वायर। अगर आप बी स्क्वायर बाई ए की डायमेंशन निकालेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो 1 अपॉन पी आ जाएगा। तो 1 अपॉन पी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर, तो इसको आप बोल सकते हो कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब आप कहोगे सर ये कैसे, आप पीछे चलें थोड़ा सा, यहां पर देखें, यहां पर मैंने लिखा है स्ट्रेस, प्रेशर, इलास्टिक मॉड्यूलस। इनकी डायमेंशन क्या होती है, ये मतलब प्रेशर के बराबर होती है। तो इस बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो प्रेशर का रेसिप्रोकल कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो यही उन्होंने पूछ दिया था इस बार 2023 में, समझ रहे हैं। तो ये है हमारा वंडर वॉल्स की कहानी, बहुत अच्छी कहानी है इसकी, करके जाना। अगली बार कोई भी कॉम्बिनेशन बनाए आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जब इसमें पढ़ेंगे, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, जो हमारे फिजिकल कांस्टेंट होते हैं, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है, सी है और जी है, इसको आप यूज करें किसी भी क्वांटिटी को, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बना के एक्सप्रेस करने के लिए, तो आपसे पूछेंगे कि बताइए उस क्वांटिटी की क्या हमारी डायमेंशन होगी, या लेंथ की क्या डायमेंशन होगी, मास की क्या डायमेंशन होगी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए अब जैसे ही आपको ये आपको दिया रहेगा कि जरूरी नहीं है, मैं आपको एक बात फिर से कहना चाहूँगा, हमने अभी तक डायमेंशन एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट की है, तो ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन एम एल टी के फॉर्म में ही होगी। हो सकता है डायमेंशन आपकी किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में होगी, क्योंकि मैकेनिक्स में हमारी सारी जो डायमेंशन की प्रॉब्लम है या जो सारी क्वांटिटी हैं उसको हम एमएलटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करके सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, तो इसलिए हम उसमें एमएलटी के फॉर्म में लाते हैं। तो आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि डायमेंशन एनालिसिस से हम सिर्फ एमएलटी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम किसी भी क्वांटिटी के टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही कंसेप्ट यही है, कह रहे हैं कि अगर प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल को हम यूज करें यूनिट ऑफ लेंथ मास टाइम में, तो इनकी डायमेंशन बताइए। तो आप देखिए मैं आपको इसको बताऊं, जो सी की डायमेंशन है हमारी वो होती है LT-1, जो हमारी जी की डायमेंशन है अभी भी हमने निकाली ML-1, L3 और T-2, और जो हमने H की डायमेंशन निकालेंगे वो आती है ML2 T-1, ठीक है। तो अगर इसमें आपको कभी भी मास, टाइम और इसकी डायमेंशन पूछे तो मैं आपको क्लियर कहना चाहूँगा कि जो मास की डायमेंशन है, मास की डायमेंशन है, अगर आप H और C का इंटू करके G से डिवाइड करेंगे तो मास स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसकी डायमेंशन इसके रूट। वहीं लेंथ की अगर आप डायमेंशन निकालोगे लेंथ की, तो लेंथ की क्या हो जाएगी, अगर आप h और मास का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो h ओवर cm होगा, तो उसके बाद आप c की वैल्यू रख दोगे, तो लेंथ की जो डायमेंशन होगी
वो होगी आपकी एच जी ओवर सी। क्या होगी? एच जी ओवर सी, और सी की पावर क्या लेनी पड़ेगी? 3। आप इसको खुद देख लीजिए एक बार रीअरेंज करके। और टाइम की जो हमारी डायमेंशन होगी, टाइम हो जाएगा अंडर रूट एच जी ओवर सी की पावर 5। तो आप देख रहे होंगे सी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि मोमेंटम, एरिया और टाइम को अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो विस्कोसिटी है मैं डायरेक्ट इसका सिंबल लिख रहा हूँ ईटा, ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर मोमेंटम p है तो इसकी पावर हम a कर लेते हैं, एरिया अगर a है इसकी पावर हम b कर लेते हैं, और टाइम अगर t है इसकी पावर हम c कर सकते हैं। क्योंकि डायमेंशन की डेफिनेशन है कि क्वांटिटी को कितना रेज करें, इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर कितना रेज करें कि ड्राइव मिल जाए। अब विस्कोसिटी की डायमेंशन रख दो। एक बार विस्कोसिटी की डायमेंशन रख दोगे, विस्कोसिटी की क्या होती है? ml-1 t-1। ठीक हो गया। वहीं अगर आप मोमेंटम की डायमेंशन रख देंगे तो मोमेंटम की डायमेंशन आपकी कितनी हो जाएगी? मोमेंटम की, अच्छा, विस्कोसिटी के ml-1 t-2 होगा, 2। मोमेंटम की होगा मास इनटू वेलोसिटी, तो ml t-1 की पावर a। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर की पावर b, और ये t की पावर c। तो दोनों तरफ कंपेयर करें, इधर मास की पावर कितनी है? 1 है, इधर मास की पावर एक a हो गई, तो a की वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। इधर लेंथ की पावर कितनी है? -1। इधर लेंथ की पावर a और इसमें 2b हो गया। इधर टाइम की पावर -2 और इधर टाइम की पावर इसमें -1 है, तो -a + c, और यहाँ से a b c आप कैलकुलेट कर लो, इसमें पुट कर दो, तो इस फंडामेंटल के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो मैं अब रिपीट कर रहा हूँ, मैकेनिक्स में सारी प्रॉब्लम लेंथ मास टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व हो जाती हैं, तो हम डायमेंशन उसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप लेंथ मास टाइम के अलावा किसी अदर क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो आपको जो भी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है उसके इक्वल में तीनों क्वांटिटी रख के, इनकी पावर रख के, दोनों की डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में रख के एबीसी निकालना है और रखना है। ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये आप डायरेक्ट याद करें, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, टॉपिक 3 है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो जैसे पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए n1 u1 = n2 u2। u1 u2 यूनिट हैं दो सिस्टम की, n1 n2 उसकी वैल्यू है। दूसरा है टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन को आपको चेक करना है तो आप डायमेंशन से देख सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन से जब आप देखेंगे तो आप उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस में आप दोनों साइड डायमेंशन रखिए, ईच टर्म की इक्वल हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आपका लॉज ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन पहला है। अगर आप इसकी डायमेंशन रखते हैं तो LT-1 और यहाँ पर रख दें LT-1 प्लस यहाँ रख दें तो ये भी LT-1 आ रहा है, इसलिए ये सही है। ठीक है, एज अ रिसर्च टूल, अगर आपको पता है, जैसे आपको अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ये एक तरह से रिसर्च टूल है कि विस्कोसिटी को आप मोमेंटम, एरिया, टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट करो। तो वैसे ही हमने इससे सिंपल पेंडुलम का भी फॉर्मूला निकाला था क्लास 11th में। तो यही आपको करनी है कंडीशन, जिस पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे उसने कहा सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड निकालो, तो रिसर्च टूल में क्या होगा, हम लेंथ की पावर a कर लेंगे, मास की पावर b कर लेंगे, जो क्वांटिटी है सबकी पावर a b c करके आप दोनों तरफ डायमेंशन रखिए, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात जो मैंने आपको बताया होमोजिनिटी। तो होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन जो हमारा प्रिंसिपल है, उसका मतलब ये होता है कि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओनली। ठीक है, तो ये हमारे इसके एप्लीकेशन है। जहाँ एप्लीकेशन है वहाँ लिमिटेशन भी है। इस साहब ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जो कि गलत बात है। ठीक है, दूसरा, अगर हमारा फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करेगा तो हम फॉर्मूला नहीं बना सकते।
ये जो मेथड है हमारे, ये हमारा यूजफुल नहीं है अगर हमारा क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा वेरिएबल पे, 3 से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये जो इक्वेशन है भैया, ये ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले फंक्शन को बिल्कुल ही इग्नोर मार देते हैं, उनकी डायमेंशन नहीं है कह देते हैं, डायमेंशन लेस हैं तो क्यों है ये बिल्कुल भी नहीं बताते। एक और इसका हो सकता है, ये नंबर्स के बारे में कोई बात नहीं करते, जितने भी नंबर हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं, जिससे जैसा आप देखिए सिंपल पेंडुलम का आप जब फॉर्मूला निकालेंगे तो सिर्फ L/G आता है, और जो कांस्टेंट है उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया, जो कि बाद में क्या निकल के आया, 2π निकल के आया। समझ रहे हैं, तो 2π इन्होंने इग्नोर कर दिया, ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, अच्छा, और यूजफुल भी है, अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट हो गई तो वो इक्वेशन करेक्ट होगी, अगर वो इनकरेक्ट हो गई तो भैया वो फिर किसी भी काम की इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा था डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन और एप्लीकेशन। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप इसमें डायमेंशन एनालिसिस में देखें, ये हमें ये भी नहीं बताती है डायमेंशन एनालिसिस कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है इनमें क्या कहते हैं, कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। मोर देन 3 पर फेल है, डायमेंशन कांस्टेंट नहीं बताते, ये हमें लॉग और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं बताते। अब जब ये लॉग, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल नहीं बताते, जेई वाले इसी का ही फ़ायदा उठाते हैं, या नीट वाले इसी का ही फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में वो ऐसा करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी हमारी डायमेंशन लेस होती है, तो वो ऐसा क्वेश्चन सेट करेंगे कि आपको एक्सपोनेंशियल की डायमेंशन के टर्म में दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसकी डायमेंशन बताइए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं पहले, जैसे उन्होंने कहा कि प्रेशर इक्वल टू A/B एक्सपोनेंशियल माइनस A x/KT, ये दे दिया उन्होंने। अब आपसे ये पूछा गया भैया कि B की डायमेंशन बताइए। अब देखिए, अगर आपको एक्सपोनेंशियल की डायमेंशन निकालनी नहीं आती, आप सोचेंगे कि ये पूरा तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो जो डायमेंशन प्रेशर की होगी वही A/B की होगी। अब इसमें हमें A की भी नहीं पता, B की भी नहीं पता। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से या तो A की निकाल पाएंगे या B की निकाल पाएंगे, तो आपको एक्सपोनेंशियल के अंदर जाना पड़ेगा। अगर ये भाई साहब डायमेंशन लेस हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, जो ये वाले भाई साहब हैं ये भी डायमेंशन लेस होंगे, तो जो भी पावर होगी एक्सपोनेंट में वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। अब मैं आपको बता दूं, KT जो होता है, KT इंटू T, तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन, तो वो कहते हैं कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ KT एनर्जी होती है। तो जो KT की डायमेंशन होती है वो होती है एनर्जी की डायमेंशन। इसका मतलब ये हो जाएगा AX की जो डायमेंशन हो जाएगी, देखो ये डायमेंशन लेस है तो इधर एनर्जी पहुंच जाएगी, KT की एनर्जी, और X हमारा डिस्टेंस है तो एनर्जी ओवर डिस्टेंस X हो जाएगा। तो एनर्जी होती है mL/T-2 और ये एक L, तो यहाँ से A की जो डायमेंशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी mL/T-2। अब A की निकल के आई, निकालनी किसकी थी, B की, तो B की जब हम डायमेंशन निकालेंगे वो हो जाएगा A/P, तो A की डायमेंशन आपने निकाली mL/T-2, सॉरी L1 है। ठीक है, और प्रेशर की हमने अभी डायमेंशन निकाली, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया, तो जैसे ही आप फोर्स ओवर एरिया करेंगे तो फोर्स ओवर एरिया में जो हमारा प्रेशर की डायमेंशन है वो रख दो, mL-1 T-2, mL-1 T-2 सब इससे कैंसिल हो गया, L ऊपर जाएंगे तो L2 हो जाएंगे। तो अगर एक्सपोनेंशियल पूरा डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब है इसके जो अंदर का पार्ट है ये भी डायमेंशन लेस है। और ये क्वेश्चन मैं कहीं का नहीं जेई का बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड, अगर लॉग है, लॉग में भी ऐसी है, अगर आपके पास लॉग समथिंग AX ऐसे कुछ दिया है
तो इसका मतलब ये हो गया ये पूरा डायमेंशनलेस होगा। ये पूरा क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है तो इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। आगे एक ट्रिग्नोमेट्री का भी एग्जांपल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ये दिया कि जो हमारी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, वो इस फॉर्म में है। कैसे? वो है f इक्वल टू, एफ हमारा फोर्स है, a cos bx प्लस c sin dt, और आपसे पूछा कि d ओवर b की डायमेंशन बताओ। तो देखिए पहली बार अगर आप इसको करेंगे तो आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो डायमेंशनलेस होते हैं, तो इसकी नो डायमेंशन, नो डी लिख देता हूँ, समझ जाना, इसकी भी नो डायमेंशन। तो जो डायमेंशन f की होगी वही डायमेंशन a की होगी, वही डायमेंशन c की होगी। तो क्वेश्चन देने वाला पागल नहीं है, उसने डी बाई बी दे रखा है, देखो इसमें तो कोई यूज ही नहीं हुआ। अब देखो अगर ये पूरा डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब है ये जो छुटकू वाला पार्ट है ये भी हमारा क्या होगा? नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। तो b क्या हो जाएगा? 1 ओवर एक्स। नो डायमेंशन को हटा देंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, और x है लेंथ तो ये हो जाएगा एल इनवर्स। तो वही यहाँ पर डी टी का हो जाएगा, तो d हो जाएगा 1/t, इसका हो जाएगा t इनवर्स। तो d बाई बी करेंगे तो d बाई बी हो जाएगा एल टी, अच्छा एल नीचे है तो एल टी माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। टॉपिक 4 है हमारा फॉर्मूला रिवीजन का, सिग्निफिकेंट फिगर। पूरी दुनिया को पता है सिग्निफिकेंट फिगर, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सारे नॉन जीरो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ये आप सभी को पता है। नॉन जीरो दैट मीन्स अगर आपसे कहेंगे 1 2 3 4 तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे इसमें डेसिमल हो या ना हो तो 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर आपसे कहेंगे 2 नॉन जीरो, जैसे सेकंड रूल क्या है, जैसे हमारा सेकंड रूल है 1008, तो जो नॉन जीरो होते हैं 2 सिग्निफिकेंट के बीच में वो भी हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे डेसिमल हो या ना हो। तो इसमें भी कितने होंगे? 4 होंगे। कह रहे हैं इफ नंबर लेस देन 1, जैसे लेस देन 1 का मतलब थर्ड रूल है 0.0001 है, तो लेफ्ट के जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आगे क्या कह रहा? अच्छा अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है 0.0001 तो इसमें कितने हो जाएंगे? देखो लेफ्ट के तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन ये जो नॉन जीरो के बीच में है ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इसमें 4 हो जाएगा। कह रहा है टेलिंग जीरो इन अ सिग्निफिकेंट नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 1200 लिखा है भैया, ये इसका रूल ये वाला है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 2 होंगे। और वहीं अगर 1.200 लिखा है तो इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट के रूल हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे चलते हैं। अब है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन मीन्स ये हो गया, जैसे सिग्निफिकेंट नंबर है, मान लो हम एक सिग्निफिकेंट नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। कई बार आप इसका जो आंसर निकालेंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर निकाल के ही डायरेक्ट निकाल के रख सकते हैं। कैसे? देखिए मान लो ये कोई एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, इसको हम ऐड कर रहे हैं, और जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 19.3538। तो देखिए अगर आप इसकी बात करें, इसमें और एक हम मल्टीप्लाई में भी लेते हैं, माइनस में भी लेते हैं। मान लो एक नंबर है 68.807 और इसमें है 4.27153। इसको भी मैं ऑलरेडी माइनस करके, टाइम बचेगा आपका, ये रख के मैं ऑलरेडी इसको माइनस करके रखा है, ये आ गया। अब आपसे कहेंगे कि इनको सॉल्व करें सिग्निफिकेंट में। अगर एडिशन की बात करें तो आपको करना क्या है? नॉर्मल जैसे बच्चे करते हैं वैसे ही प्लस माइनस कर लीजिए। ठीक है, पहले आप मत करना प्लस माइनस, पहले आप क्या करना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं डेसिमल के बाद देखना। इसमें हैं 2, इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें कितने हैं 1, ये तो होते नहीं है 1 2। तो जो भैया आंसर होगा ना वो डेसिमल के बाद अगर आपको 2 सिग्निफिकेंट दिया है वही आंसर होगा। ठीक है, अगर आंसर में 4 ऑप्शन दिए हैं, एक में डेसिमल के बाद 2 दिए हैं, एक में 3 दिए हैं, एक में 4 दिए हैं, एक में 5 दिए हैं, तो सॉल्व भी नहीं करना है। समझ रहे? जैसे एक नीट में क्वेश्चन आया था ऐसे ही लास्ट ईयर, तो उसमें क्या दिया था कि एक क्वेश्चन दिया था और उसमें जो डेसिमल प्लेस है
उस डेसिमल प्लेस के बाद 2 ही दिए थे, जैसे इसमें मिनिमम नंबर देखने हैं आपको 2 हैं तो आपके 2 वाला करेक्ट, उसमें कोई डबल ऑप्शन नहीं दिए थे। अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें 2 दिए होते तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें भी है, इसको आप, इसमें भी 2 डिजिट हैं, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद देखते हैं, इसमें 3 है, सॉरी डेसिमल यहाँ पे है, तो इसका आंसर आएगा ये वाला, डेसिमल के बाद 3 नंबर आएंगे। और ये तो प्लस और माइनस का है, प्लस माइनस में डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर आना चाहिए। वहीं अगर आप इंटू और डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इंटू किया, इंटू क्या किया 7.203 इंटू 7.203, और इसका इंटू करके अगर मान लो सपोज इसका इंटू करके, अच्छा एक और ले लो चलो, इसमें इसकी जो वैल्यू आ रही है अगर आप इसका इंटू करोगे, इंटू फिर 6 भी करना है उसके बाद, अगर आप ये करते हैं इन तीनों का इंटू करते हैं, मान लो कि हमारा जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 311.299, ठीक है। तो आपको देखना है पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट हैं, 4 4, और ये कितना हो गया, ये तो ऐसे ही रहने दो, ये तो 4 4 है इसमें, तो आंसर कितने में आएगा 4 में आएगा, 1 2 3 4। तो इसमें मिनिमम नंबर हमें लेना है। 6 साइड स्क्वायर, ये मान लीजिए चलो इसकी साइड है, एक साइड 2 साइड, तो 6 साइड स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। 6 तो अलग नंबर है, तो आपने साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर में मिनिमम नंबर देखना है, उसमें डेसिमल प्लेस देखना है, और डिवीजन में भी यही करना है। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 2.13 इंटू 24.78 अपॉन 458.2, ये मैंने दे दिया, और आपसे कहा है कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। और आंसर दे रहा हूँ मैं इसका आपको 0.115, दूसरा मैं दे रहा हूँ 0.1156, तीसरा दे रहा हूँ 0.11, और चौथा दे रहा हूँ 0.11568। तो मैंने कहा है इंटू और डिवाइड में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखने हैं। अब इसमें देखो पूरे नंबर में देखने हैं, और प्लस माइनस में डेसिमल के बाद, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 4, ठीक है। अब देखिए मिनिमम नंबर की बात जब आएगी तो मिनिमम नंबर किस में है, इसमें है 3, तो 3 किस में है सिग्निफिकेंट, इसमें 3 है, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें तो ज़्यादा है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया बिना सॉल्व करे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है राउंड ऑफ करना, ये तो आप सभी को आता होगा। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, 3 केस होते हैं इसमें, इसको हम नहीं बता रहे हैं आपको, आप कर लेंगे इसको। अगला टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस आपका जेई में है ओनली, अगर इसको कोई देख रहा है नीट वाला बच्चा तो यहाँ से वो मत देखें, क्योंकि ये एरर आपके उसमें बहुत मतलब लाइटली उन्होंने एरर लिखा है। अब मुझे नहीं पता वो एरर कितना पूछेंगे, अगर आप देखना चाहें देख लें सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जे में पूरा है। तो एरर होता क्या है भैया, एरर होता है आपका ट्रू वैल्यू में, अगर आप मेजर वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका एरर निकल के आएगा। अच्छा एरर से पहले आप एक ये छोटी सी बात है, इसको आप देख लेना, एक्यूरेसी, कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, और प्रिसीजन कि क्या डिफरेंस है, इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक बार देख लेना। तो एरर की वैल्यू क्या है, एरर कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो डिफरेंट टाइप के एरर होते हैं, जैसे कांस्टेंट एरर, ये पिछली बार क्वेश्चन बना था नीट में। कांस्टेंट एरर का मतलब है एक ऐसा एरर जो हर ऑब्जर्वेशन को एक सेम अमाउंट में आपका क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह के जो एरर होते हैं, वो जो जिसका फॉल्ट होता है वो फॉल्ट होता है, आप उसको सेट कैसे कर रहे हैं, उसका कैलिब्रेशन स्केल कैसे यूज कर रहे हैं, तो उससे ये हर ऑब्जर्वेशन में इसकी दिक्कत आ जाती है। और ये वाले जो हमारे एरर हैं इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर एलिमिनेट कैसे करेंगे, भैया सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप अलग अलग एपेरेटस या स्केल से या टेक्निक से करके इसको हटा सकते हैं।
दूसरा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब ये हो गया जो हमेशा एक डायरेक्शन में आए, या तो पॉजिटिव में आ जाए या नेगेटिव में आ जाए। ये एक तरह से आप बोल सकते हो यूनी डायरेक्शनल एरर भी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। एक सिंगल डायरेक्शन में आए और इसको जब आप एलिमिनेट करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन इसमें इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग। जैसे एक हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट से अगर एरर हो रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका फॉल्ट है, तो उससे आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, कोई पहली बार इस एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो इम्परफेक्शन हो सकता है। तीसरा, पर्सनल एरर हो सकता है। ये सब इसी के अंडर आते हैं। या एक्सटर्नल कॉज हो सकता है कोई। एक्सटर्नल कॉज का मतलब ये है कि मतलब चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन हो जाएगा। मान लो कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो गई, इस टाइप के एरर जो होंगे इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जो रैंडम एरर है, नाम से पता लग रहा है, ऐसे एरर जो इरेगुलरली और रैंडमली हो जाएंगे, चाहे मैग्नीट्यूड में हो, डायरेक्शन में हो। अब ये क्यों हो सकते हैं? मान लो आप और आपका दोस्त कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपने कहा भाई रीडिंग नोट कर 1.51, उसने 1.5 ही नोट करी या 1.52 कर ली, उसने कहा क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे। तो ये रैंडम एरर होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि बहुत सारी लार्ज वैल्यू निकालते हैं और लार्ज वैल्यू को हम लेके फिर क्या कर देते हैं, हम उसको मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला एरर है लीस्ट काउंट एरर। और लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? लीस्ट काउंट एरर ऐसा होता है जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का होता है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल का जो एरर होता है वो 1 mm है, ठीक है। वैसे आप वर्नियर का देख सकते हैं, वैसे आप स्क्रू गेज का देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप कर सकते हैं। अब ये आपके सिलेबस में है कि एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, एक एक करके इनको देखते हैं। जो हमारा डिफरेंस है किसके बीच में, ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल के बीच में, उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कोई रीडिंग ली A1, A2, A3, ऐसे आपने n रीडिंग ली, ठीक है। तो अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आप क्या कर लेंगे, इनका मीन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मीन वही 10th वाला जो आप करते थे किसी भी ऑब्जर्वेशन का। तो मीन करने के बाद हम उसकी ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंच जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अगला है मीन। इसको हम मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस है किसका, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का, उसको अगर हम जो ट्रू वैल्यू है उसके इंडिविजुअल से अगर डिफरेंस कर दें, जैसे मान लो अभी हमने मीन निकाला था, तो अगर हम ए मीन जो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन आया उसमें से माइनस कर दें, अगर हम ए मीन दूसरे को माइनस कर दें, फिर वैसे ही ए मीन जितने भी ऑब्जर्वेशन है माइनस करके मॉड ले लें, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, इसके बाद इसका अगर मीन निकाल दें तो इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अगर ये आया भी है आपके जे में क्वेश्चन, ये कैसे निकालेंगे, तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे निकालते हैं इसको। अगर पहले आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो आपको नॉर्मल मीन ले लेना है। अगर आपको मीन एब्सोल्यूट निकालना है तो आपको हर एक इंडिविजुअल में से मीन को माइनस करके मॉड लेके उसका मीन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इससे क्या बात है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमारा ए ऑब्जर्वेशन माइनस डेल्टा ए जो हमारा आया वो हमारा उस वैल्यू के बीच में लाई करेगा, ए प्लस डेल्टा ए के, ठीक है। डेल्टा ए जो हमारा मीन है, तो ये हमारा हो गया मीन एरर। वहीं आप अगर रिलेटिव एरर करें तो रिलेटिव का मतलब हो गया जो रिलेशन है आपका, इसके बीच में एब्सोल्यूट और मेजर क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के बीच में, उसमें जो रिलेशन है वो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। और वो कैसे निकलता है, वो निकलता है जो आपने सेकंड वाला मीन निकाला, डेल्टा ए मीन जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है अपॉन ए जो भी वैल्यू है,
और इसी में अगर आप 100 का इंटू कर देंगे तो आपको परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जहाँ से जेईई में क्वेश्चन आता ही है। तो अगर कोई भी क्वांटिटी है उसके सम में आपको एरर निकालना है, तो ये तो ट्रू वैल्यू हो गई जेड की। और अगर एरर निकालोगे, एरर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, माइनस नहीं कर सकते, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। वहीं ए माइनस बी है, ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ए और बी का निकालेंगे तो ये डेल्टा जेड। अगर आपसे कहेंगे रिलेटिव एरर निकालो, तो आपको क्या करना है, डेल्टा ए ओवर ए कर देना है। अच्छा, इनटू में अगर होंगे तो ज़्यादातर इनटू और डिवीजन का आपसे पूछा जाता है। तो इनटू और डिवीजन में क्या होगा, आपको दोनों वेरिएबल को डेल्टा ए ओवर ए, डेल्टा बी ओवर बी, वैसे ही डिवीजन में करना है, माइनस पावर नहीं लोगे। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज पूछेगा तो इसका 100% इंटू 100 कर दोगे। जैसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि एक जेड ये है तो इसमें रिलेटिव एरर निकालो, तो देखो आपको कैसे करना है, डेल्टा जेड बाई जेड करना है। अब देखो पावर कितनी है, क्यू है, तो क्यू को पहले आगे लिख लो। अब किसकी पावर है, बी की, तो डेल्टा बी ओवर बी प्लस टी आगे कर लो, डेल्टा ए ओवर ए प्लस आर आगे कर लो, डेल्टा सी ओवर सी प्लस, देखो नीचे की पावर माइनस होनी चाहिए लेकिन माइनस नहीं होती है, डेल्टा ई। ठीक है, प्लस एस में देखें तो एस डेल्टा डी ओवर टी। अब ये तो आपका रिलेटिव एरर हो गया। अगर परसेंटेज एरर निकालते हैं भैया तो इंटू 100 कर दें पूरे का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि ए में 5% है, बी में 6% है, इसमें 4% है, तो आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू रख देनी है, जो भी एक्सपोनेंट है उनका क्या कर देना है, उसमें इंटू कर देना है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मेन बात तो है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन का मैं सैंपल बताता हूँ। जैसे एडिशन में आपको क्या करेंगे, मान लो उन्होंने कहा कि एडिशन में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक R1 की वैल्यू दे दी जाएगी कि भैया ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, तो बताइए जब इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना एरर होगा। तो भैया ध्यान से देखो, ये R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 है, ये प्लस माइनस के बाद उसमें एरर है, ये R2 प्लस माइनस डेल्टा R2 है। तो जब आपसे पूछेंगे, देखो प्योर वैल्यू कितनी होगी, प्योर वैल्यू सीरीज में क्या होती है, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 300। ये तो आप निकाल ही लोगे। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि एरर कितना होगा, तो एरर का मैंने अभी भी बताया था, एडिशन में क्या करते हैं, एरर को ऐड कर देते हैं। तो एडिशन में जो ये एरर वाला पार्ट है इसको हम ऐड कर देंगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो हमारा R की वैल्यू होगी उसके बाद वो कितनी हो जाएगी, 300 प्लस माइनस 7। एक कॉम्बिनेशन पैरेलल का पूछा जाता है। देखो अगर रेजिस्टेंस आपको सेम दिए हैं और पूछा कि ट्रू वैल्यू कितनी होगी, तो R इक्विवेलेंट पैरेलल का लगा दो, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। लेकिन अगर आपसे डेल्टा R पूछें तो वो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा R आपको निकालना आना चाहिए भैया। तो डेल्टा R की वैल्यू आप उसके कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे भैया, देखिए 1/R इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/R1, ये एनसीईआरटी में है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 1/R2। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा, डेल्टा R इक्विवेलेंट ओवर R स्क्वायर, माइनस का आएगा तो दोनों तरफ माइनस होगा, तो हम उस माइनस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप डेल्टा R इक्विवेलेंट निकालेंगे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए भैया, इंटू R स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा R ये दिया रहेगा सब, तो यहाँ से डेल्टा R इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, अच्छा और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि Z इक्वल टू A की पावर 4 B की पावर 1/3 अपॉन में C की पावर 3/2 एंड एरर, आपको एरर दे देगा कौन सा, रिलेटिव एरर इन A 1%, B 2%, C 4%। तो फाइंड रिलेटिव एरर इन Z। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, डेल्टा Z ओवर Z लिखिए इंटू 100। सबसे पहले A को लिखिए, तो A का क्या है, डेल्टा A बाई A
ए की पावर आगे आ जाएगी इंटू 100 प्लस बी की पावर आगे आ जाएगी इंटू बी बाई बी 100 प्लस सी की पावर आगे आ जाएगी। माइनस नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब देखो जो आपसे कह रही है रिलेटिव एरर 1% है, तो इस पूरे की वैल्यू आपको दी है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस इस पूरे की वैल्यू भी दी है 2, 1/3 इंटू 2 प्लस 3/2 इंटू 4। सॉल्व करिए, ये 4 हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये 6, 10 हो गया, और 10 प्लस 2/3 का आ जाएगा 32/3%। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला देगा, पूछ लेगा कि इसमें एरर बताइए, ठीक है। तो भैया ये था हमारा एरर की टेबल। आई होप मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर करी होंगी। एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज इसमें इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि उसके लिए मैंने जेई की प्लेलिस्ट बनाई है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, उसमें करवाऊँगा उसको बहुत जल्दी। तो ज़्यादातर उसी में आते हैं जेईमूस के क्वेश्चन, तो फिर उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सच में कंटेंट पसंद आया है, आपने यहाँ तक अच्छे से देखा है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैं तो डाल दूंगा टेलीग्राम में, अगर आप मेरे से कहेंगे उसको डाल दो तो मैं डाल दूंगा। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप कितना लिख रहे हैं वीडियो से, मेन बात तो वही है ना। तो अगर आपने वो किया है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लास्ट टाइम में अगर आप एक चैप्टर को एक पेज में ला सकते हैं तो आपका सिलेक्शन भी एक पेज के अंदर आ जाएगा, जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आप आ जाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट, आपका एक मोटिवेशन मेरे को चैनल के सब्सक्राइबर देखने पर मजबूर नहीं करता है, उसमें मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है कि एक बंदा तो सीख रहा है। चैनल तब स्टार्ट हुआ था जब हमने एक बंदे से स्टार्ट करा था, एक बंदे के कहने से स्टार्ट किया था, वो IIT में भी है, आज उसी के बदौलत में इसको शुरू कर रहा हूँ। तो आप एक बंदे भी हो तो मैं कंटिन्यू ऐसे काम करते रहूँगा। फिर भी अगर आप अपना साथ देना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सारे दोस्तों को भेजें, हर ग्रुप में आग की तरह फैला दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।